हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लासेस में हमने एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के बारे में जाना। आज हम एक और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे। ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं, वैसे आपको ये बिल्कुल सिंपल पिक्चर नज़र आ रही है कि एक थ्रेड सा डबल स्ट्रैंडेड थ्रेड पड़ा हुआ है, उसके चारों ओर मेम्ब्रेन है और अंदर कुछ लिक्विड है, फ्लूइड है। बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म है प्लांट किंगडम के। हम बॉटनी पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली हम प्लांट्स की बात करेंगे। तो एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ा, बैक्टीरिया, जो कि सेल वॉल से लेस था। सॉरी, कहने का मतलब यहाँ पर ये है, उसमें सेल वॉल मौजूद थी। यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं आप बाहर की बाउंड्री, ये इसकी मेम्ब्रेन है। और ये मेम्ब्रेन भी एक मेम्ब्रेन नहीं है, इसमें 3 मेम्ब्रेन्स मौजूद हैं। और इनकी जो खोज है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रही, क्योंकि इनकी खोज से पहले ये माना जाता था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स मौजूद हैं वो सब बैक्टीरिया हैं। और किसी माइक्रोब की कोई कल्पना ही नहीं कर पाता था, क्योंकि बैक्टीरिया की खोज जो ल्यूवेनहॉक ने की थी वो अपने आप में एक इतनी इंटरेस्टिंग वो थी कि यही बस इस प्रकार के जीव मौजूद हैं पूरे जगत में। इनको जब खोजा गया तो उससे पहले जो माइक्रोब्स, बैक्टीरिया के बारे में सबको मालूम था, वैसे ही जो लुई पाश्चर थे वो एक एनिमल डिजीज पर काम कर रहे थे, प्लूरोनिमोनिया नाम की, कि उनके लंग्स में निमोनिया हो जाया करता था जानवरों के। पर लुई पाश्चर ने इस तरह के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व तो कर लिया और उन्होंने अंदाजा लगाया शायद कोई बैक्टीरिया होगा। तो उन्होंने कहा कि ये मतलब इसको आइसोलेट वो नहीं कर पाए, यानी अलग नहीं कर पाए उस डिजीज से, और कल्चर नहीं कर पाए। लेकिन लेटर ऑन नोकार्ड और रॉक्स नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1888 में प्लूरल फ्लूइड से, प्लूरल का मतलब लंग्स से रिलेटेड, और लिक्विड उसमें जो मौजूद था एनिमल्स के, उनके मतलब लंग्स में से उन्होंने उस लिक्विड को निकाला। इन 2 फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, नोकार्ड और रॉक्स, और उन्होंने उसे अच्छी तरह से पहले आइसोलेट किया, निकाल लिया, और उसके बाद उसे सक्सेसफुली कल्चर कर दिया आर्टिफिशियली, इन विट्रो। इन विट्रो कल्चर करने के बाद तो एक जैसे तूफान सा आ गया था, क्योंकि ये जो एंटिटीज थे, या ये जो इस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स थे, ये कैल्शियम रिच मीडियम में अच्छे से ग्रो कर रहे थे। और उन्होंने इसे नाम दिया, क्योंकि उस वक्त एकाएक उन्हें नाम ये लगा कि हमने प्लूरोनिमोनिया जो डिजीज थी उसमें से इसे निकाला है, तो उन्होंने इसे नाम दे दिया प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और ये नाम उनका रहा, बहुत लंबा है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो इसको उन्होंने नाम दिया पीपीएलओज, और उन्होंने कहा कि ये पीपीएलओज का मतलब प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो कि कैल्शियम रिच मीडियम में अच्छे से आर्टिफिशियली ग्रो हो सकते हैं, दे कैन बी आइसोलेटेड। और ये जो नाम दिया गया था माइकोप्लाज्मा, ये बाद में दिया गया था। शुरू में ये सोचा जाता था कि ये एनिमल्स और ह्यूमंस को ही इन्फेक्ट कर सकते हैं। लेटर ऑन मालूम हुआ कि ये जो प्लांट्स हैं उनको भी अफेक्ट करते हैं। फिर इनका नाम दिया गया माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स। लेटर ऑन उन्हें पहले पीपीएलओज कहा गया, फिर उनको एमएलओज कहा गया। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये फुल फॉर्म क्या है। तो पीपीएलओज की है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, एमएलओज है माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। ये सब एक ही के नाम है। इनको हम फाइटोप्लाज्मा के नाम से भी जानते हैं, माइकोप्लाज्मा के नाम से भी जानते हैं। और इनकी जो शक्लो सूरत है वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल होती है, वेरिएबल शेप्स के होते हैं, साइज के होते हैं। तो जैसे एक जोकर अपना एक किरदार को बदल लेता है, उसका किरदार हर वक्त बदलता रहता है, कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, तो ठीक उसी बात को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने इसे एक नाम और दिया,
जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। ये इकलौते ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपनी शेप और साइज को निरंतर बदलते रहते हैं। ये किसी फिक्स्ड उसमें नहीं मिलते। अब क्यों नहीं मिलते? क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं होती, और एक सेल वॉल जो होती है वो उसको एक फिक्स्ड रखती है शेप को। यहां पर सिर्फ इसमें मेम्ब्रेन्स होती हैं। इनको हम माइक्रोबायोलॉजी वर्ल्ड के जोकर्स के नाम से भी जानते हैं, यानी जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम या जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो किसी भी नाम से आपको ये पूछे, आप इसे समझ सकते हैं कि ये हमसे माइकोप्लाज्मा के बारे में ही पूछा जा रहा है। फाइटोप्लाज्मा का मतलब है वो माइकोप्लाज्मा जो कि प्लांट्स के ऊपर पाए जाते हैं। जैसे भी हमें मालूम है कि बैक्टीरिया होते हैं वो विद कोट्स होते हैं। कोट्स का मतलब सेल वॉल वाले। इनको हम और नामों से भी जान सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया विद देयर कोट्स ऑफ, मतलब बैक्टीरिया में से अगर आप कोट्स को हटा दें, सेल वॉल को हटा दें, तो माइकोप्लाज्मा बन जाएगा। या प्रोकैरियोट्स विदाउट सेल वॉल, ऐसे प्रोकैरियोट्स हैं ये और माइकोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म जो कि बिना सेल वॉल के हैं। तो देयर आर न्यूमरस नेम्स गिवन टू दीज एंटिटीज। इनको बहुत सारे नाम दिए गए हैं, आप किसी भी नाम से इन्हें जान सकती हैं। तो ये बात हम कर चुके हैं कि लुई पाश्चर ने इसको प्लूरोनिमोनिया नाम की बीमारी से इन्होंने इसको ऑब्जर्व कर लिया था, और प्लूरल लिक्विड से नोकार्ड और रॉक्स ने इसे आइसोलेट करके कल्चर कर दिया। अब सवाल उठता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे इस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स के। तो कैरेक्टरिस्टिक इसके सबसे पहले तो हम कह दें कि दे आर स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी दे आर माइक्रोब्स। दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज। इसके लिए हमें अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की या बहुत ही सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप्स की जरूरत है। ये यूनिसेल्यूलर होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, कोई इनके पास चलन के लिए, गति के लिए कोई अंग नहीं होता। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कैसे नजर आते हैं, जैसे फ्राइड एग की कॉलोनी होती है, यानी अगर आप एग को फ्राई करते हैं तो उसकी जो शक्ल बन जाती है उस तरह की शक्ल की ये कॉलोनीज में रहते हैं। स्फेरिकल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, जो कि मिट्टी में पाए जा सकते हैं, डिकेइंग मैटर में, सीवेज में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, ह्यूमन बींग्स में, सभी में। इनमें देखिए सेल वॉल नहीं होती तो इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, फिक्स शेप नहीं होती तो इनकी मॉर्फोलॉजी अलग अलग होगी। दे कैन बी स्फीरॉइड, दे कैन बी फिलामेंटस, दे कैन बी स्टीलेट, दे कैन बी इरेगुलर इन शेप। तो इसलिए इनको हम कहते हैं दैट दे आर प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक जो वर्ड है उसका आशय होता है जिसकी बहुत सारी मॉर्फोलॉजी हो, यानी कई तरह की उसमें शक्ल में जो मिलता हो। साइज इसका 1000 नैनोमीटर से लेकर 5000 नैनोमीटर तक आप देखेंगे इसका साइज। ये इंडिपेंडेंटली ग्रो कर सकते हैं, दे कैन इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस, जनन कर सकते हैं। जो इनकी सेल की शेप होती है वो किस प्रकार का कल्चर मीडियम इनको दिया गया है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करती है। जैसे किसी की शक्ल कोका कोला की जैसी बॉटल की जैसे हो जाएगी, किसी की, ये देखिए ये डिफरेंट इसकी शेप्स हैं। यहाँ देखिए ये अलग अलग तरीके की फिलामेंटस है, कोकाई की चेन है, ये स्टीलेट सितारे के जैसा है, इरेगुलर बॉडी है। तो अलग अलग शेप और साइज में मिलता है, इसीलिए आप इसे प्लियोमॉर्फिक कहते हैं। हाँ, इनकी ग्रोथ के लिए स्टीरॉल्स बहुत जरूरी है। दे कैनॉट बी फिल्टर्ड बाय बैक्टीरियल फिल्टर। अब ये बात यहाँ आपको समझनी है कि इनकी खोज कैसे हुई थी, कि ये कुछ और हैं। क्योंकि जैसे ही उनको, जिस वक्त लुई पाश्चर काम कर रहे थे उस वक्त बैक्टीरिया का बहुत जोर था कि हर जगह बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया मौजूद है ऐसा लगता था, और बैक्टीरिया को फिल्टर करने के लिए फिल्टर्स बनाए जा चुके थे। जब भी कभी कहीं से बैक्टीरिया को आइसोलेट किया जाता था, निकाला जाता था, उसे फिल्टर करते थे तो ये फिल्ट्रेट क्लियर आ जाता था और उसमें ऊपर की तरफ बैक्टीरिया रह जाते थे। जब इन्हें छाना जाता था इस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स को, तो वो छनित्र में आ जाते थे, यानी कि नीचे आ जाते थे फिल्ट्रेट में, जो कि इस बात को साबित करता था कि ये बैक्टीरिया से छोटे जीव हैं या कुछ अलग प्रकार के हैं जो कि बैक्टीरियल फिल्टर से नहीं छन सकते। तो हम कह सकते हैं दे कैन नॉट बी फिल्टर्ड बाय बैक्टीरियल फिल्टर्स। इनको आप आसानी से कल्चर कर सकते हैं सेल फ्री कल्चर मीडियम में, अर्थात कोई भी जीवित आप जीव की जरूरत नहीं है इनके लिए,
सेल फ्री कल्चर मीडियम से आप इसको ग्रो करा सकते हैं। अगर अचानक से जहां पर इन्हें आप ग्रो कर रहे हैं, जहां इन्हें आप कल्चर कर रहे हैं, संवर्धित कर रहे हैं, अगर उसमें आप थोड़ा सा भी पानी डाल देंगे, डाइल्यूट कर देंगे उसके मीडियम को, खाने को, तो आप देखेंगे कि इनकी सेल्स जो हैं, जो माइकोप्लाज्मा की सेल्स हैं, वो फूल जाएंगी और बर्स्ट हो जाएंगी। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो मेम्ब्रेन होती है वो परमिएबल होती है पानी के लिए, जो सेल वॉल होती है वो एक्स्ट्रा रोक दी है, तो यहाँ सेल वॉल होती नहीं है, इसलिए जैसे ही ये पानी को अपने अंदर ले लेते हैं, पानी को लेकर के फूल जाती है इसकी कोशिका और फट जाती। ये यहाँ आपसे पूछा जा सकता है सवाल कि अगर अचानक माइकोप्लाज्मा को डाइल्यूटेड वाटर में डाल दिया जाए या वाटर से डाइल्यूट कर दिया जाए तो क्या होगा, या ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे जिन्हें डाइल्यूट पानी में डाल देते हैं तो वो बस्ट हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? हर तरह का कारण आपसे पूछा जा सकता है। अब आपको ये तो समझ आ गया इनके पास क्लोरोप्लास्ट वगैरह कुछ नहीं होता, तो ये सेप्रोफाइट्स होते हैं, यानी मृत जीवी होते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से खाना लेते हैं, या फिर पैरासाइट हो सकते हैं, परजीवी, किसी भी लिविंग सेल से ही अपना खाना लेंगे। सेल वॉल इसमें होती नहीं है तो बाउंड्री होगी नहीं, तो फिर किससे ये जुड़े रहेंगे, किससे ये बंधे रहेंगे? इनमें थ्री लेयर्ड यूनिट मेम्ब्रेन मौजूद होती है, यानी तिहरी या कह लीजिए त्रिस्तरीय झिल्ली इसमें मौजूद होती है, जो कि लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती है, यानी लिपिड और प्रोटीन की। ये ग्राम स्टेनिंग के प्रति कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करते, तो ये तय है कि ये बैक्टीरिया तो नहीं है, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं, अगर ग्राम स्टेनिंग की बात करें तो ये ग्राम नेगेटिव होते हैं। बोथ टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड जिसमें प्रेजेंट होता है, डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है। जो डीएनए होता है वो पूरे जो प्रोटोप्लाज्म उसमें मौजूद है उसका टोटल 4% होता है, जबकि आरएनए 8% होता है। राइबोसोम्स मौजूद होते हैं इसमें 70S प्रकार के, जैसे प्रोकैरियोट्स में होते हैं। जो इसमें लिपिड्स मौजूद होते हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल। हमने शुरू में बोला था ना, स्टीरॉल्स इसको ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। साथ ही ये दे आर नॉट सेंसिटिव टू एनी टाइप ऑफ एंजाइम, क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं होती। अगर आप ये चाहें कि इनको हम एंटीबायोटिक जो ड्रग्स होते हैं, पेनिसिलिन, वैंकोमाइसिन, सिफेलोरिडीन, इससे हम इसे कंट्रोल कर ले, तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है। हम जो भी देखिए एंटीबायोटिक लेते हैं, उससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया हमारे शरीर में है उसकी सेल वॉल वो बनने नहीं देते। लेकिन कुछ इस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक माइकोप्लाज्मा, जिनमें सेल वॉल ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे उसको दे करके? वो तो सेल वॉल पर काम करती है वो एंटीबायोटिक, इनके पास सेल वॉल ही नहीं है। तो ऐसों के लिए हम टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकॉल देते हैं। क्लोरमफेनिकॉल और टेट्रासाइक्लिन का एक खासियत है कि ये किसी भी माइक्रोब की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को चेक करती है। चेक करने का मतलब रोक देती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए माइकोप्लाज्मा किसके प्रति सेंसिटिव होते हैं, या इनको स्ट्रांगली कौन अफेक्ट कर सकता है, कौन प्रभावित कर सकता है, इनकी वृद्धि को हम कैसे रोकें, तो आप कह सकते हैं कि इसको हम रोक सकते हैं टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकॉल से। क्योंकि अब कारण भी आपको बताना होगा, क्योंकि ये किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उसकी उपापचयी क्रियाओं को रोक देते हैं। तो किसी भी जीव की उपापचयी क्रिया रुक जाएगी तो वो जीवित ही नहीं रहेगा। माइकोप्लाज्मा की जो सेल्स थी वो सबसे पहले जो आइसोलेट करी गई थी स्पेशल टाइप के फिल्टर्स के द्वारा, वो जे एल्फर्ट ने की थी 1937 में। अब आप सोच सकते हैं, ये आज़ादी से पूर्व की बात है, तो इसका मतलब ये 20वीं सदी की बात है, बहुत पुरानी नहीं है कि आप सोचें 18वीं 16वीं सदी की ये बात है। ये बहुत करंट रिसर्च है माइकोप्लाज्मा की खोज। और ये ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरियल फिल्टर से नहीं, स्पेशल टाइप के फिल्टर से फिल्टर होते हैं। और प्रीवियस ईयर्स में जो कई डिजीजेस खोजी गई थी माइकोप्लाज्मा की प्लांट और एनिमल्स में, उनके थ्रू ये रिसर्च में आइसोलेट किए गए थे इनको, माइकोप्लाज्माज को। और मोरोविज और टॉटिलेट जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने 1962 में ये रिपोर्ट करा था कि जो मुर्गियां होती हैं उनमें जो रेस्पिरेटरी डिजीज होती है वो इसके कारण ही होती है, माइकोप्लाज्मा के कारण। जबकि शुरू में ये सोचा जाता था कि ये खाली प्लांट्स को
या उसको अफेक्ट करते हैं ये एनिमल्स में। लेकिन अकॉर्डिंग टू प्लांट पैथोलॉजिस्ट जो डॉय थे, उन्होंने ये बताया कि ये एनिमल्स ह्यूमंस को तो अफेक्ट करते ही हैं, साथ में प्लांट्स को भी अफेक्ट करते हैं। जब वो एस्टर येलो डिजीज पर काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहां प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिजम्स नजर आ रहे हैं उसमें, और ये फिर उन्होंने डिड्यूस करा और बताया कि ये माइकोप्लाज्मा के कारण होती है डिजीज, एस्टर येलो डिजीज। कॉटन में, पोटैटो में, राइस में, मेज में, उसके बाद बहुत सारे प्लांट्स को खोजा गया जिनमें ये बीमारी माइकोप्लाज्मा के कारण हो रही थी। अब प्लांट्स में ये किस टिश्यू में सबसे ज्यादा अपने आप को आरामदायक पाते हैं? तो जितने भी प्लांट्स को ये अफेक्ट करते हैं उनमें ये अपने आप को फ्लोएम टिश्यू में सबसे ज्यादा पाते हैं। सही, फेवरेबल कंडीशंस होती है इनके लिए फ्लोएम टिश्यू में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट्स में ये किस टिश्यू को प्रेफर करते हैं रहने के लिए, तो आप कह सकते हैं फ्लोएम टिश्यू। और फ्लोएम टिश्यू में भी सीव ट्यूब्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा इनके पसंदीदा घर हैं, या कह लीजिए वहां ये आसानी से रहते हैं। अब क्यों रहते हैं? क्योंकि हाई ऑस्मोटिक प्रेशर और एल्कलाइन पीएच जो होती है फ्लोएम टिश्यू की, वो इनके लिए बहुत फेवरेबल होती है इनकी ग्रोथ के लिए। वैसे ये वेरियस लिविंग सेल्स में मिल सकते हैं, पर इनके लिए सबसे ज्यादा जो फेवरेबल कंडीशन होती है वो फ्लोएम टिश्यू होती है। आप सभी जानते हैं फ्लोएम का काम क्या होता है? खाना पहुंचाना, पत्तियां जो खाना बनाती हैं उसे पूरे पौधे में पहुंचाना। जबकि जाइलम जो होता है वो क्या काम करता है? पानी और लवण को पहुंचाता है। दे आर प्रेजेंट इन इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स में भी होते हैं उनकी, साथ ही सेलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा ये एंजियोस्पर्मिक जो फ्लावर्स होते हैं कुछ, उनमें नेक्टर ग्लैंड्स में भी ये पाए जाते हैं। पुराने क्लोरोप्लास्ट में भी देखने को मिल सकता है इसका इन्फेक्शन। तो ये माइकोप्लाज्मा जो प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ये आपको देखने को ऐसी ऐसी जगहों पर मिलेंगे, एनिमल्स में भी, प्लांट्स में फ्लोएम सेल्स में, ह्यूमन बींग्स में उनके सलाइवरी ग्लैंड्स में मिल सकते हैं, इंसेक्ट्स में मिल सकते हैं ये। तो बहुत सारे इसके आवास हैं जहां पर कि ये इस प्रकार के जो पीपीएलओज हैं वो दिखाई देते हैं। अब ये ना तो बैक्टीरिया है ना ये कोई बड़े जीव है, तो इन्हें किस प्रकार से क्लासिफाई करा जाए? तो इनको क्लासिफाई करने के लिए जो नोवाक थे उन्होंने सबसे पहले इनको रख दिया कि इनको शाइजोमाइसिटीज में अलोंग विद बैक्टीरिया ही रखो अभी तो, और ऑर्डर उन्होंने दिया माइकोप्लाज्माटेल्स। और लेटर ऑन जब और भी स्टडीज हुई इनके ऊपर तो काफी ज्यादा इनके स्ट्रक्चर्स को रिवील कर दिया गया। तो इंटरनेशनल कमेटी फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया जो थी कमेटी, उसने 1966 में सेपरेट इनको कर दिया बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया में ना रख के इनको सेपरेट एक ग्रुप दिया गया, एक क्लास दी गई जिसका नाम रखा गया मॉलिक्यूट। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए आप माइकोप्लाज्मा किस क्लास में आते हैं, तो वो मॉलिक्यूट क्लास में आते हैं। और फाइनल जो इसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन दिया वो एडवर्ड और फ्रेंड ने दिया, उन्होंने 1970 में दिया, और उन्होंने इसे क्लासिफाई करा। ये देखिए, मॉलिक्यूट्स उन्होंने क्लास कहा, ऑर्डर माइकोप्लाज्माटेल्स कहा, फैमिली माइकोप्लाज्माटेसी, जीनस माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्माटेल्स जो इसका ऑर्डर था, उस ऑर्डर में उन्होंने 3 प्रकार के जीवों को रखा, या 3 प्रकार में, या 3 उसमें डिवाइड करा इसको। पहला उन्होंने कहा माइकोप्लाज्माटेसी, दूसरा ए कॉलीप्लाज्माटेसी, तीसरा स्पाइरोप्लाज्माटेसी। माइकोप्लाज्माटेसी का उदाहरण माइकोप्लाज्मा। देखिए, ये जो रैंक्स हैं ये आपको याद रखने हैं, किस प्रकार से जो ये रैंक दिए गए हैं, पहले क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस। इनके सफिक्सेस भी याद रखना जो प्रत्यय इनमें लगते हैं। ऑर्डर में हमेशा एल्स लगता है लास्ट में, फैमिली में एसी लगता है। तो यहाँ जो 3 उन्होंने ऑर्डर के हिस्से किए, उनमें पहला ऑर्डर माइकोप्लाज्माटेल्स का फैमिली थी माइकोप्लाज्माटेसी, दूसरा इसका दूसरी फैमिली थी ए कॉलीप्लाज्माटेसी, तीसरा स्पाइरोप्लाज्माटेसी। और इनके उदाहरण हो गए माइकोप्लाज्माटेसी का माइकोप्लाज्मा, ए कॉलीप्लाज्माटेसी का ए कॉलीप्लाज्मा, एंड स्पाइरोप्लाज्माटेसी यानी स्पाइरोप्लाज्मा।
अब इनमें जो दो थे उनको तो चाहिए थी ग्रोथ के लिए स्टीरॉल्स, माइकोप्लाज्माटेसी और स्पाइरोप्लाज्माटेसी को, लेकिन नाम से जैसा लग रहा है ए कॉलीप्लाज्माटेसी विदाउट कोलेस्ट्रॉल। ए कॉलीप्लाज्माटेसी में ए कॉलीप्लाज्मा बिना स्टीरॉल के ग्रोथ करता था और यही इसके जेनेरा में बेसिक डिफरेंस है। आपसे पूछे कि वेदर ए कॉलीप्लाज्माटेसीज मेंबर्स आर स्टीरॉल लविंग और नॉट, तो आप कहेंगे नो, ए मीन्स विदाउट, अ कॉलीप्लाज्माटेसी यानी विदाउट कोलेस्ट्रॉल। और इसके बाद अगर हम बात करें इसके सेल स्ट्रक्चर की, किस प्रकार का इसका सेल स्ट्रक्चर वगैरह होता है, ये आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताते हैं।